एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री क्लासेस के बारे में और बीए फाइनल 5th सेमेस्टर। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 रहेगा, यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको फर्स्ट सेम यानी कि फर्स्ट ईयर, थर्ड सेम यानी कि सेकेंड ईयर और आज से जो है आपकी 5th सेम की भी अल्टरनेट डेज पर जो है क्लासेस रहेंगी। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगी, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण। सामंतवाद जब भी हम सुनते हैं तो हम बड़े बड़े ज़मींदारों के बारे में सुनते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हैं, भूमि होगी, तो यस ये सब कुछ यही है, लेकिन हमने इनको अच्छे से याद करना है कि है क्या। सामंतवाद है एक अलग सी व्यवस्था जिसमें आपको आर्थिक व्यवस्था भी दिखेगी, सामाजिक भी दिखेगी और राजनीतिक व्यवस्था भी दिखेगी। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी व्यवस्था यूरोप में उस समय किस समय 5वीं सदी के मध्य से लेकर 9वीं सदी तक जो ये व्यवस्था दिखी है तो वो रही आपकी सामंतवाद। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष ये बात है कि इसमें आपको सामंतों और चर्च की प्रभुता ज़्यादा देखने को मिली है। कब मिली है? फिर से मैं आपको टाइम बता रही हूँ, 5वीं सदी के मध्य से लेके 9वीं सदी तक। अब बात करेंगे हम कि ये व्यवस्था आई ही क्यों, ये सामंतवाद कैसे आया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है 5वीं सदी के मध्य से 9वीं सदी तक। तो इससे पहले इसकी फ्लैशबैक पे चले जाते हैं, वो देखते हैं। तो वो है कि 4वीं-5वीं शताब्दी के में बर्बर जनजातियों के आक्रमणों ने यूरोप में रोमन साम्राज्य को कर दिया था नष्ट। बर्बर जनजाति जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर थी, तो उन्होंने क्या किया, यूरोप में बहुत ज़्यादा आक्रमण कर दिए। रोमन साम्राज्य उस समय जो था, कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली था, उसको पूरी तरह जो था नष्ट कर दिया। फिर एक बार फिर क्रांति हुई, वो हुई 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में एक सम्राट आया जिसका नाम था शारलमैन। इसके शासन के बारे में जानना है कि इसका शासन कब से कब तक का रहा। तो वो रहा 768 से लेकर 814 तक का टाइम पीरियड जो है आपका शारलमैन का रहा। इसकी खास बातें आपको क्या याद रखनी है कि इसने कोशिश की रोमन परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य बिल्कुल नष्ट हो चुका था। लेकिन 8वीं शताब्दी में आकर शारलमैन ने कोशिश करी कि हाँ, मैं उसको दोबारा से प्रयास करूं कि मतलब पुनः स्थापित मैं कर सकूं। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, शारलमैन की मृत्यु होगी और बर्बर ने दोबारा आक्रमण, जो बर्बर जनजाति थी उसने दोबारा आक्रमण कर दिया। अब ये हुआ कि जब शारलमैन की मृत्यु हो गई, उसके बाद शक्तिशाली भूमिपतियों का उदय शुरू हो गया। ठीक है, ये जो शक्तिशाली भूमिपति हैं यही आपके सामंत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा ने क्या किया, राजा बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल दुर्बल हो चुका था, उसके पास ना कुछ भी करने को नहीं था। इस टाइम राजा की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। राजा ने क्या किया, राजा ने इन भूमिपतियों की स्थिति को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको कुछ मतलब कह सकते हैं ना कि घुटने टेक दिए, स्वीकार कर लिया और उनको दे दी सारी जागीरें जो भी उनके पास थी। अब भूमिपतियों के पास जो है ज़्यादा शक्ति आ गई थी, तो उनके पास ऐसा क्या था कि सामंतों ने भूमि पर कृषि करने की इजाज़त दे दी। जो राजा ने इनको जागीरें दी थी भूमिपतियों को, उस पर लोगों को कहा कि तुम इस पर कृषि कर सकते हो। लोग इन द सेंस यहाँ पर किसानों की बात ही की जाएगी। किसान क्या करेंगे, जो किसान कृषि करेगा उसका पैदावार का एक हिस्सा जो है आपको क्या करना होगा, एक हिस्सा सामंतों को उनको देना होगा। इसमें एक हिस्सा जो किसान थे, एक हिस्सा अपनी पैदावार का सामंतों को देने लगे, और जिनके पास जो थी भूमि नहीं थी वो बन गए दास, कृषक दास बन गए। इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि सामंतवाद की विशेषताएं कौन कौन सी है कि हम जाने कि हाँ ये सामंतवाद है, तो जागीरें देना, संरक्षण होना और प्रभु सत्ता का विकास होना, ये आपके सामंतवाद की विशेषताएं हैं। तो मेन आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए, राजा ने यहाँ पर जागीरें दी ना, यहाँ पर जागीर भी दी, यहाँ फिर उनको संरक्षण भी दिया, तभी तो वो सारे कार्य अपने कर पा रहे हैं, और एक पैदावार का एक हिस्सा भी उनको मिल रहा है। प्रभु सत्ता पूरी की पूरी है, तभी तो किसानों से वो पैदावार का एक हिस्सा ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी सामंतवाद की विशेषताएं हो गई। आगे बढ़ते हैं। सामंतवादी जो एक व्यवस्था है, एक पिरामिड थी बिल्कुल, जिसमें
राजा और कृषि दासों को छोड़कर प्रत्येक सामंत जो था अपने से अधीन व्यक्तियों का सामंत था और अपने से ऊपर जो व्यक्ति थे उनका वो सेवक था। मान लीजिए जैसे कि मैं सामंत हूँ, मेरे से जो अधीन हैं, अपने से अधीन व्यक्तियों का वो सामंत था, यानी मुझसे जो अधीन हैं मैं उनके लिए सामंत हूँ, और मेरे से जो ऊपर हैं तो मैं उनकी क्या हूँ, सेवक हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा आपको समझा देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है। मान लीजिए मैं सामंत हूँ, ठीक है, मेरे से जो नीचे हैं मैं तो उनके लिए सामंत ही हुई, है ना, मैं तो उनके लिए सामंत ही हुई ना, और मेरे से जो ऊपर हैं तो मैं उनके लिए क्या हुई, मैं उनके लिए हो गई सेवक। मैं उनकी तो हो गई सेवक, यहाँ मान लीजिए कि भगवान को मान लेते हैं, ठीक है। तो सामंत हूँ मैं यहाँ पर, मैं अपने भगवान की सेवक हूँ, और मेरे से नीचे जो व्यक्ति हैं तो मैं तो उनके लिए सामंत ही रहूँगी। ठीक है, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, कंफ्यूज आपने नहीं होना। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है, इग्नोर करिएगा। सामंतवाद की विशेषताओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले ऊपर आपका आएगा वो है आपका राजा। ये क्या था, ये बिल्कुल सामंतों पर पूरी तरह से निर्भर था। कारण देखेंगे, कारण है कि उसके पास स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना का अभाव था। इस कारण से जो राजा था वो पूरी तरह जो था सामंतों पर निर्भर था, तभी तो उनको जागीरें दे दी थी। अब जानेंगे हम सामंत पिरामिड कैसे था। सामंत प्रणाली बिल्कुल आपकी पिरामिड थी, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। वीडियो को देखने के बाद एक बार जो है अपनी बुक जरूर रीड करेंगे। देखिए यहाँ पर जो किंग है यानी जो राजा है वो सबसे ऊपर रहेगा, और जो पीजेंट एंड सर्व्स हैं, जो यानी कि मान लीजिए कि जो भूमि पर काम करने वाले श्रमिक हैं वो बिल्कुल नीचे हैं। किंग जो है वो सबसे ऊपर है, ये बिल्कुल आपका कह सकते हैं बिल्कुल दुर्बल राजा है। कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसके पास जो है स्थायी सेना का अभाव है, ये पूरी तरह से आपके सामंतों पर डिपेंड है। इसके नीचे जो आएंगे वो है आपके ओवरलॉर्ड। इनके अधिकार में जो भूमि आती है उनको क्या कहा जाता है, वीव कहा जाता था। अधीश्वर शक्तिशाली जो भूमिपति होते थे, इनके पास जो भूमि का टुकड़ा होता था, यानी कि मान लीजिए थोड़ी सी भूमि है तो वो उसको क्या कहते थे, वीव कहते थे। फिर आपके आएंगे वासाल। क्या आएंगे, वासाल। ये छोटे भूपति वासाल या क्या कहलाते हैं, अनुचर कहलाते हैं। अनुचर, यहाँ अनुचर आएगा। ये छोटे भूपति हैं वासाल, और या क्या है, अनुचर है। यहाँ पर मैंने आपको वासाल का क्रम बताया हुआ है। इसमें जो ड्यूक है वो सबसे अपर है, और नाइट जो है वो सबसे नीचे है। नाइट को हम रात को सो जाते हैं ना, तो कह ली कि नाइट बिल्कुल नीचे है। ड्यूक मतलब बिल्कुल ऊपर है। ड्यूक, उसके बाद है काउंट, ड्यूक को काउंट करो, बैर ना करियो, मैं नाइट में सो रहा हूँ। इस तरह आप जो है याद कर लीजिए, ट्रिक ही बनानी है। सबसे पहले जो वासाल है उसमें आपका ड्यूक जो है बिल्कुल ऊपर है। उसके बाद काउंट ना करियो, काउंट हो गया। बैर ना रखियो, बैरन हो गया। नाइट में मैं सो रहा हूँ। तो इस तरह जो है ट्रिक बनाकर आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि वासाल का क्रम क्या था, जो कि छोटे भूपति थे, और इससे ऊपर जो आपके थे वो ओवरलॉर्ड थे, अधीश्वर या शक्तिशाली भूमिपति थे, और किंग जो थे वो सबसे ऊपर थे। तो ये तीनों जो हैं आप देख रहे हैं। इसके बाद जो आएंगे आपके सब वासाल्स आएंगे। जो ये अनुचर थे ना, इनके द्वारा जो भूमि दी जाती थी ये सब वासाल्स होते थे। वासाल या अनुचर कुछ भूभाग जो थे अपने नीचे सामंतों को दे देते थे, तो ये क्या कहलाए जाते थे, ये उप जो है अनुचर कहलाए जाते थे। यानी कि वासाल का जो है आप सब डिवीजन कर रहे हो, वासाल और सब वासाल, ठीक है। ये छोटे भूपति हैं, अनुचर हैं, और अनुचर द्वारा दी गई भूमि क्या हो गई, सब वासाल हो गई। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट जो है आपके पीजेंट और सर्व्स हैं, ये भूमि पर काम करने वाले जो कृषक थे, सॉरी श्रमिक लगा लो, कृषक लगा लो, जो भी लगा लो, मतलब इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय थी। ओवरलॉर्ड आप कह सकते हो, किंग तो दुर्बल था, स्थायी सेना का अभाव था। ओवरलॉर्ड्स हैं, ये आपके शक्तिशाली भूमिपति हो गए। इससे नीचे वासाल हो गए, ये छोटे भूपति वाले हो गए। इन्होंने, अनुचर ने क्या किया कि चल भाई मैं सब वासाल को दे देता हूँ, अनुचर द्वारा दी गई भूमि होगी। जो सबसे दयनीय स्थिति है वो पीजेंट और सर्व्स की है। आपको जो है इतना मुझे उम्मीद है आपको पिरामिड ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और वासाल का क्रम आपको याद रखना है, ड्यूक,
काउंट, बैरन और नाइट, ठीक है। और इनकी भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता था? वीफ कहा जाता था। इतनी चीज़ें जो हैं आपको पिरामिड में ये याद रखनी है। ये सामंत प्रणाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। आगे बढ़ते हैं, मैनोर प्रणाली देखते हैं क्या है इसमें खास। ये सामंतवाद की एक मुख्य विशेषताओं में से एक है मैनोर प्रणाली। इसमें जो जागीरें सामंतों को दी गई थी उनमें सामंत की जागीर को क्या कहा जाता था? मेनर कहा जाता था। अब मेनर में क्या होता था? मेनर में आपके एक से अधिक गांव होते थे। सामंत अपने मेनर की ऊंची पहाड़ी या चोटी पर गढ़ बनाकर रहते थे। सबसे ऊंची पहाड़ी पर यहाँ पर रहते थे और गढ़ बनाकर रहते थे। और गढ़ के क्या होते थे? परकोटा होते थे। गढ़ के साथ आपकी चौड़ी चौड़ी क्या होती थी? गहरी गहरी खाइयाँ होती थी। ये आपको चीज़ें याद रखनी हैं। गहरी गहरी खाइयाँ होती थी, गढ़ के ऊपर उठाए जाने वाले पुलों के द्वारा जो थी पार की जाती थी। गढ़ जो था उस समय जब ऊपर चोटी पर रहते थे गढ़, ठीक है, उस समय मध्यकाल में रक्षा का क्या था? प्रमुख स्थान था। और वहीं पर जो थे आपके सारे सामंत रहते थे। नेक्स्ट है आपका कृषकों तथा कृषक दास का शोषण, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। आपने ऊपर देख ही लिया कि पिरामिड थी और सबसे ज़्यादा जो नीचे जो स्थिति थी ना, सबसे ज़्यादा दयनीय उन्हीं की थी, पीजेंट की, सबकी बहुत ज़्यादा दयनीय। कृषकों की क्या थी? एक पैदावार का एक हिस्सा तो वो सामंतों को ही दे देते थे, साथ में कोई ना कोई आप टैक्स भी लगाते रहते थे। मतलब बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा था, हद से ज़्यादा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि सामंतवाद के आपके पतन के कारण क्या थे। आपने सामंतवाद को बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई कैसे होता था सामंतवाद यूरोप में आपकी शताब्दी में। तो पतन भी हुआ ना, तभी तो पूंजीवाद आया है, ठीक है, जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा पार्ट 2। तो देखते हैं क्या है खास सामंतवाद में आप पतन के क्या क्या कारण थे। फर्स्ट है आपके आपसी झगड़े तथा युद्ध। यहाँ पर आपसी झगड़े जो हैं होने लग गए थे क्योंकि सामंत आपके अलग अलग क्षेत्रों में थे। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी को दूसरे का काम बड़ा बढ़िया लगेगा। आपसे झगड़े होते हैं। आप कह सकते हैं कि आज का कोई भी डिपार्टमेंट लगा लीजिए, हर कोई किसी न किसी से ईर्ष्या कहीं ना कहीं करता होगा। उसको कोई ना कोई काम किसी का पसंद आता होगा या नहीं आता होगा, ठीक है। राजनीति चलती है, सब कुछ चलता है, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो आपसे झगड़े होते हैं। देखिए आज के टाइम में युद्ध नहीं होते, तलवारें लेके खड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन राजनीति भी आज का एक बड़ा युद्ध बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं कि पतन शुरू हो जाता है जब आपकी एकता भंग शुरू हो जाए कि मान लीजिए मतलब डिफरेंट सामंत हैं, उनमें आप में एकता देखते हो तो कोई उस चीज़ को नहीं हिला सकता। लेकिन अगर आपकी एकता भंग हो गई है तो झगड़े शुरू हो जाएंगे और युद्ध भी शुरू हो जाएंगे। उस समय जो है, एक तो ये पहला कारण ये था पतन का। दूसरा कारण था कि नए शस्त्र और जो है बारूद उस समय इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इस वजह से भी एक कह सकते एक क्रांति आ गई, आधुनिक क्रांति आ गई कि ये वाली जो प्रणाली थी थोड़ी थोड़ी जो है लो होने लगी थी। तो कह सकते हैं कि पतन शुरू हो गया था। कृषकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कृषकों का, यानी जो किसान थे, उनका ज़रूरत से ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। मुद्रा का जो प्रचलन उस समय शुरू हो गया था। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो आप उसको वीव थोड़ी देंगे, भूमि का टुकड़ा वो थोड़ी देंगे। अब छोटी सी कोई चीज़ है आप वीफ दे दोगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुद्रा देकर, मान लो कि हमने कोई छोटी सी चीज़ खरीदनी है और मुद्रा देकर वो काम हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो वसालियाँ हमें अनुचर की क्या ज़रूरत है, सब वसाल की भी हमें क्या ज़रूरत है। तो उस समय मुद्रा का प्रचलन जो है लास्ट में आते आते जो है स्टार्ट हो गया था। अब मुद्रा का प्रचलन हो गया है, आप इसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हो कि व्यापार वाणिज्य में भी उस समय वृद्धि होने लग गई थी क्योंकि वीफ का जो है, जो सामंतवाद की मैं कह सकती हूँ कि जागीरें हैं, उनको संरक्षण दिया गया, वीफ था, तो ये कुछ विशेषताएं हैं उनकी, इसी कारण उनको हम सामंतवाद कहते हैं, ठीक है। जब इन विशेषताओं में आप देखते हैं कि मुद्रा आ गई है, व्यापार आ गया है, वाणिज्य में वृद्धि हो गई है, जो कृषि जो उनका मेन सोर्स था, जो कृषक थे, किसान थे, वही विद्रोह करने लग गए। अच्छा, अब उस कृषि की जगह आप नए शस्त्र ला रहे हो, बारूद ला रहे हो, तो पतन कैसे नहीं होगा। और इसके बीच में जब खुद की एकता भंग होने लग जाती है तो पतन तो निश्चित है। तो आपसे झगड़े तथा युद्ध कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना चीज़ों को, मैं कहती हूँ कि हिस्ट्री कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। देखिए आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको रट्टा मारने वाली बात है कि पतन कैसे हुआ, ठीक है।
इतना तो आप समझते ही हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये चैप्टर की जब आप हेडलाइन पढ़ लेते हो कि पूंजीवाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो पूंजीवाद में ये सब चीज़ें आधुनिकता की ही बात होगी, ठीक है। तो आप कोरिलेट करके पढ़ें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस ये है कि टाइम टू टाइम अपने नोट्स को अपडेट करते रहें, टाइम टू टाइम उसको पढ़ते रहें, रीड करते रहें। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो नीडी हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर क्लिक करना है आपने, और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपकी कोई बहन है, भाई हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि BA फर्स्ट सेम की क्लासेस जो हैं अब अल्टरनेट डेज़ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। BA थर्ड सेम की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, और BA फिफ्थ सेम की भी आपको क्लासेस जो हैं मेरे चैनल पर आपको हिस्ट्री के रिगार्डिंग अब आपको अल्टरनेट डेज पर मिलती रहेंगी। आप उन सभी के साथ जो है शेयर कीजिए, जितनी भी आपकी क्षमता बनती है कि आप उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको इन लेक्चर्स की नीड है। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनेगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज हमने नहीं होना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।